प्यारी दोस्तों, मैंने अपनी अलमारी से खास ताकत वाली शिलाजीत निकाली जो कभी कभार दीपक इस्तेमाल करते थे और मैं रसोई की ओर बढ़ गई। मैंने काजू बादाम वाला दूध गर्म किया और उसमें एक थोड़ी सी मिला दी ताकि इस गेंद फटी के मनोज को कुछ फल मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने फटाफट दूध का गिलास लिया और मनोज के कमरे की तरफ चली गई। मनोज मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, मनोज उठ खड़ा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही मुस्कुराते हुए पूछ लिया, ऐसे क्या निहार रहे हो? बताओ, मैं आज कैसी लग रही हूँ? मनोज ने शर्माते हुए कहा, मौसी, दिल तो कह रहा है कि आपको अभी गले लगा लूं। मैंने हल्के से हंसकर उन्हें दूध का गिलास थमा दिया और बोली, मुझे गले लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले तुम ये दूध पी लो। मनोज ने तुरंत गिलास लिया और एक ही सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही वो प्यारे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम प्रीति है, मेरी उम्र 28 वर्ष है, लेकिन मेरा मन हमेशा जवान बना रहता है। सब औरतें कहती हैं तुम बहुत खूबसूरत हो। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की। उसकी मेहनत ने मेरे दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा कर दी है। जब वो मेरी ओर देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आती है, जैसे वो किसी सुंदर सपने को निहार रहा हो। तभी वो मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की छोटी बेटी भी है, इसलिए दूध की मात्रा भी अच्छी खासी रहती है। मैं अपने पति का प्यार समझकर रोज़ाना दूध पीती थी। भले ही हमारी शादी को 9 वर्ष हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी भी मुझे भरपूर मोहब्बत करते थे। वैसे आमतौर पर मैं अपनी बहुत सफाई रखती थी और कभी-कभी हल्का मेकअप भी कर लेती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। शाम को मेरे पति दीपक घर लौट रहे थे। उनके किसी मित्र की जन्मदिन की पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ा बियर करा दिया था और वो बाइक से घर आ रहे थे। रास्ते में उनको चोट लग गई। इस हादसे में उनके एक पैर में चोट लगी और डॉक्टर ने बताया कि ठीक होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। दीपक का दर्द भले शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता की लहर दौड़ गई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द की परछाई थी। मैंने फौरन उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी कारण मेरी बड़ी बहन और मेरा भतीजा मनोज उन्हें संभालने आए थे। मेरे जीजाजी और बहन तो वापस लौट गए, लेकिन दीपक ने मनोज से यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम निपटाने पड़ते थे, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहकर मनोज को कुछ दिन रुकने के लिए मना लिया। मनोज खुशी खुशी मान गया और बहुत प्रसन्न हुआ। मनोज मेरे कानों तक की ऊंचाई का था, शरीर भी अच्छा था। मनोज ज़्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लगने लगता था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी सहायता कर सके। आज मनोज मुझसे थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं दीपक को खाना खिला रही थी, तब मनोज भी हमारे पास बैठा था। फिर मनोज अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। दीपक के चेहरे पर थोड़ी राहत दिख रही थी, लेकिन वो अभी भी दर्द में थे। तभी मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ आईं। मैंने दीपक के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोज़ाना समय निकाला करते थे। ये सुनकर दीपक मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मूड में लग रही हूँ। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी हालत खराब हो रखी है। सच बताऊं तो स्थिति ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझता हूँ प्रीति, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। बस थोड़े दिन और काट दो, फिर देखना मैं इस कमी का क्या इलाज करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे गुजरेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी यही सलाह दी है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी छोटी राजकुमारी ने सब पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करती, सब व्यर्थ लग रहा था। थोड़ी देर बाद दीपक सो गए क्योंकि उनकी दवाओं में नींद की गोली भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं उठकर मनोज को देखने चली गई कि वो सोया है या नहीं, लेकिन मनोज अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ मनोज, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए? लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। मनोज उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देखते देर हो गई। फिर मनोज ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद आती ही नहीं। मनोज ने पूछा, क्यों,
क्या बात है? मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तब खुद समझ जाओगे। मेरे मुंह से ये सुनते ही मनोज ने नजरें नीचे झुका लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी छोटी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? मनोज कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, मुझसे इतना मत शर्माओ, बताओ। मनोज धीरे से बोला, मौसी सच कहूँ तो ऐसी बातें मैंने अपने दोस्तों से भी नहीं की है। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में मज़ा आता है। मनोज ने कहा, हाँ मौसी, एक थी लेकिन उसने अभी मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी नाराज़गी तो दूर की होगी ना? मनोज बोला, नहीं मौसी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो मनोज, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मैं बातें करते करते मनोज के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मनोज बेड पर बैठा मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही मनोज ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वो बोला, मौसी आप सच में बहुत सुंदर हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप सुबह सुबह सुंदरता का मज़ा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। मनोज मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या बात है। मनोज मुझसे बोला, मौसी सच बताना, आप जो इतना सुंदर वजन अपने साथ घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। इसके बाद मनोज मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वो मुझसे शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा समय अच्छे से कटने लगा था। मनोज को आए 13 दिन बीत गए थे और वो मुझसे बहुत घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान लाता और अपने मौसा को भी घुमाता, मेरी बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी राहत देता। लेकिन मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो मनोज ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे पड़ोस में भी लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे, वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही निहारते। पहले तो मैंने सोचा उनमें से किसी से घर में काम करा लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को कोई बदनामी न कर दे, इसलिए मैंने उन्हें काम का मौका नहीं दिया। लेकिन मनोज तो घर का ही है, इसलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज मनोज से मदद ले ही लूँगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही मनोज नहाकर तरोताज़ा होकर रसोई में आया, मेरी बेटी नानी के यहाँ थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था और घर में मेरे पति और मनोज के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही मनोज अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम चौंक गया और बोला, सॉरी मौसी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे मनोज, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मनोज बोला, अरे मौसी, ऐसे मैं अंदर कैसे आऊँ? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी आकर मेरी मदद करो। मनोज का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, अब जल्दी आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे मनोज रसोई में आ गया और पास खड़ा हो गया। वो मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या ताक रहे हो, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं देखा? मनोज बोला, माँ कसम मौसी, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है मौसी। मैंने कहा, तारीफें बंद करो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी मनोज बोला, मौसी मुझे ठीक से नहीं आता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ खास नहीं करना। लेकिन फिर भी हंसी निकल आई। मैंने नाराज़गी जताते हुए मनोज को हल्के से मारते हुए कहा, ये क्या कर दिया पागल, सारी दही खराब कर दी। इसके बाद जैसे ही मनोज हड़बड़ाकर बोला, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैं अभी जाके साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और तुरंत रसोई से बाहर चला गया। मैंने भी उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ गई थी कि उसके लिए ये इतना सरल नहीं होगा। इस वजह से आज खाना भी देर से तैयार हुआ, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया और दीपक को कमरे में देने चली गई। दीपक भी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। दीपक बिल्कुल सीधे साधे और अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं। वो मेरी बहुत फिक्र करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरी पसीने से तर थी। मुझे देखकर वो बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो प्रीति, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल कर लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ मजदूरी करती हूँ तो मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। मेरे मुंह से ये सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना प्रीति, किट्टी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद दीपक ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी।
दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वो आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर तरोताज़ा हो गई। इसके बाद मैं मनोज के कमरे में उसे देखने गई तो वो भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। अगले दिन शाम को जब मैं मनोज को चाय देने गई तो वो बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछा, क्या बात है मनोज, आज तो तुम काफ़ी शांत लग रहे हो। मनोज बोला, मौसी वो मैंने पहली बार ऐसा रसोई में, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, दही गिर गई थी। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कब बुरा मानने लगी, दही खत्म थोड़ी होती हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने मनोज को चाय थमा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज मनोज के मुंह से मेरे लिए बस तारीफ़ें ही निकल रही थी। वो बार बार कहता जा रहा था, मौसी आप बहुत अच्छी हो, मैं तो सोच रहा हूँ सारी ज़िंदगी आपके घर ही रहूँ। इन 13 दिनों में मुझे अपना जैसा लग रहा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफ़ें निकल रही हैं। लगता है मनोज मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मौसी, अब आपको भी मेरे काम में मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। प्लीज़ मौसी मना मत करना, इसके बाद आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। जब मनोज ये सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर सा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट नहीं रुक रही थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे मौसा तो काम नहीं कर पाते, और तुम इतना शर्माओ मत, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब से तुम मुझे मौसी नहीं बल्कि अपनी खास दोस्त ही समझना। मनोज बोला, मौसी एक बात और है, मैं जल्दी थक जाता हूँ और काम बहुत भारी है। मैंने उसे कहा, इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काजू बादाम वाला दूध भी पिलाऊंगी, तुम बस तैयार रहना, फिर तुम कितना भी भारी काम हो उसको भी कर लोगे। मेरे इतना कहते ही मनोज खुश हो गया। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे दीपक को नहलाना भी था। जब दीपक नहा लिए तो मनोज उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी से सारा काम निपटाया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही मनोज ने हाथ पैर धोए और खाना खाने बैठ गया। इतने में 9 बज चुके थे और दीपक की दवाइयों का समय हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयाँ दे दी। दीपक की दवा में नींद की गोली भी थी ताकि उन्हें दर्द कम हो और आराम से नींद आ जाए। दीपक दवा लेकर जल्दी सो गए। मैं उनका सिर दबा रही थी। जैसे ही पता चला कि दीपक सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई और हल्की खुशबू भी लगा ली। वैसे मैं मेकअप कम ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा कर लिया ताकि चेहरा और निखर जाए। पूरी तरह तैयार होने के बाद मैंने अलमारी से वो निकाली जो कभी कभार दीपक लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने काजू बादाम वाला दूध बनाया और उसमें शिलाजीत मिला दी ताकि मनोज को अच्छी राहत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने दूध का गिलास लिया और मनोज के कमरे में चली गई। मनोज बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई, वो खड़ा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं आज कैसी लग रही हूँ? मनोज ने शर्माते हुए कहा, मौसी आप तो पहले से ही खूबसूरत हो। मैंने हंसकर दूध का गिलास थमा दिया और बोली, पहले तुम ये दूध पी लो। मनोज ने तुरंत गिलास लिया और एक सांस में पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब आराम से काम निपटाते हैं। मनोज ने जवाब दिया, मौसी काम तो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन आप हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने तगड़ी मजदूरी की। दीपक ने कभी इतना काम नहीं किया। इतना काम दीपक 3-4 दिन में करते थे जितना मनोज ने आज एक दिन में किया। जब मैंने मनोज से कहा बस भी करो, आराम कर लो, तो उसने कहा, नहीं मौसी, आपको नहीं पता ये कितना अच्छा लग रहा है। मनोज ने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी थक गया। लेकिन मनोज पसीने से तर हो गया। मुझे भी लंबे समय बाद इतनी मेहनत वाली मजदूरी करनी पड़ी। मैं बहुत प्रसन्न थी क्योंकि कई दिन तक का काम हो चुका था। इसके बाद मनोज थककर आराम करने लगा। मैं भी वहीं थी। जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगी आज की मजदूरी, तो मनोज ने कहा, मौसी सच कहूँ तो लगा जैसे सारी खुशियाँ एक साथ मिल गईं। क्योंकि आपके घर में आपका काम करने वाला कोई नहीं है, घर के खर्च का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपकी खुशी को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आप दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। मैंने चाय नाश्ता बनाया और दीपक को दे आई। इसके बाद मनोज को चाय देने उसके कमरे में गई। वो भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया? मुझे लगा शायद मनोज को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, मनोज तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूँ तो ये मेरी मजबूरी थी, वरना तुम तो मेरे भतीजे हो, मैं तुमसे क्यों मजदूरी करवाती।
और मजबूरी का तुम्हें पता है, तुम्हारे मौसा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो पाएंगे और मुझसे इतना लंबा खर्चा मुश्किल था, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की। प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, और हाँ, ये बात किसी से मत कहना कि मौसी ने मुझे मजदूरी कराई है। मनोज ने सिर हिलाया और बोला, मौसी अब ये मेरी भी मजबूरी बन गई, तुम्हें खुश रखना। मैंने कहा, अगर तुम्हें कभी भी मजदूरी की ज़रूरत पड़े तो आ जाना अपनी मौसी के पास, मैं तुम्हारे साथ खाट तोड़ मजदूरी करूँगी। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और मनोज फिर मेरी तारीफ़ करने लगा। मौसी आपकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, पता नहीं पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरी और मनोज के साथ अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं मनोज के साथ अपना दफ्तर सजा लेती थी। इसी बीच एक दिन मनोज के पापा ने फ़ोन किया कि घर आ जाएं, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। अब दीपक भी चलने फिरने लगे थे तो हम बाजार घूमने जाते। मनोज अब मेरी और ज़्यादा देखभाल करने लगा था। शाम को दीपक को सुलाकर जब मैं मनोज के पास जाती तो वो मेरे पैर दबाता, पैरों की मालिश करता और सिर भी दबाता। मैं मनोज से कहती कि इतना करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, तुम सारा दिन काम करती हो इसलिए थक जाती हो, तो इतना तो मैं भी करूं। दोस्तों, शायद आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी कि अपने भतीजे से ही मजदूरी करा ली, लेकिन सच कहूँ मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर हालात संभाल नहीं पाई, इसलिए प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी भावुक कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए, जल्द मिलेंगे।